नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने राजनीतिक सहभागिता के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हम पिछली कक्षा में राजनीतिक सहभागिता के जो उपकरण हैं, जो साधन हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजनीतिक सहभागिता की क्या उपादेयता है तथा इसके पक्ष में किस प्रकार का दृष्टिकोण है तथा इसके सीमा कितनी होनी चाहिए, कब कहाँ तक राजनीतिक सहभागिता होनी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता यानी उसकी उपयोगिता। जन सहभागी लोकतंत्र के बावजूद ये सही है कि आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र में अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता बहुत मामूली अवसर मिलते हैं। जन सहभागी लोकतंत्र होने के बावजूद भी वर्तमान के अंदर जब हम देखते हैं तो हकीकत यही है कि जब नियम बनाने हो या निर्णय लेना हो, उसके अंदर जनता को बहुत ही कम भागीदारी प्राप्त होती है। इसका परिणाम यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचक मंडल को राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी और अल्प समझ होती है। मतदाताओं को मतदान के प्रति प्राय उदासीन होते हैं और निर्णय प्रक्रिया के अंदर जनता की सहभागिता कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि जनता की जो मतदान के प्रति जो सक्रियता होती है वो बहुत ही कम होती है, वे उदासीन होते हैं मतदान के लिए। और वे जो निर्वाचक मंडल है को राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। यानी जो चुनाव के अंदर मत देने वाले, वोट देने वाले होते हैं, उनको हकीकत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। वे उनके पास बहुत ही कम जानकारी, वे अल्प समझ होती है, जिसके कारण वे राजनीतिक सहभागिता में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्व से प्राय विमुख दिखाई देते हैं। हकीकत के अंदर वर्तमान के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वे सार्वजनिक उत्तरदायित्व से विमुख दिखाई देते हैं। वे अपना कोई भी उत्तरदायित्व प्रकट नहीं करते। प्रशासन में पद और शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिले तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे। अगर राजनीतिक सहभागिता हकीकत में नागरिकों को प्राप्त होगी तो वे विस्तृत चर्चा करेंगे। जो सार्वजनिक समस्याएं है, भ्रष्टाचार जैसी समस्या, जातिवाद जो समस्या, क्षेत्रवाद और राजनीतिक गतिविधियों पर भी कड़ी नज़र रखेंगे। लेकिन वर्तमान के अंदर भ्रष्टाचार ऐसे फैल रखा है कि राजनीतिक सहभागिता सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गई है। इससे शक्ति के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। किससे? राजनीतिक सहभागिता से। अगर राजनीतिक सहभागिता होगी तो शक्ति का जो दुरुपयोग है, राजनीतिक शक्ति है, उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा और भ्रष्टाचार बहुत ही कम होगा, उस पर रोकने में सहायता प्राप्त होगी। अतः राजनीतिक सहभागिता न केवल उत्तम समाज की शर्त है, बल्कि यह उत्तम जीवन का भी आवश्यक है। इसलिए राजनीतिक सहभागिता होना जरूरी है। ये एक उत्तम समाज और उत्तम जीवन के लिए राजनीतिक सहभागिता अनिवार्य है, क्यों? जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और शक्ति का दुरुपयोग बहुत ही कम होगा। आज के बड़े बड़े राज्यों में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो तरीके उपयुक्त माने गए हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए, राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए इसके दो तरीके बताए हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है शासन और प्रशासन के विकेंद्रीकरण करके बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदायों के हाथों में सौंप दिए जाए। भारत में पंचायती राज का विस्तार इसी का उदाहरण है। यानी कि जो शासक है, सत्ता है, और प्रशासन जो कार्य करने वाली का संरचना है, जो संगठन है, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए। सभी प्रकार की कार्य करने की शक्तियाँ किसी एक संगठन के अंदर न होकर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए। बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदायों से हो, जो स्थानीय समुदाय है उनके हाथों में निर्णय लेने की शक्ति दी जाए। भारत के अंदर जो पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित की गई है, वह इसी का ही एक उदाहरण है। दूसरा है सार्वजनिक नीतियां निर्धारण करने की प्रक्रिया में परिपरीक्षा
हमने अभी पहले पढ़ा था, जब राजनीतिक सहभागिता के उपकरण पढ़ रहे थे, तो एक परिपरीक्षा नामक आया जिसके अंदर जनता से पूछा जाता है कि किस प्रकार का निर्णय लिया जाए। किसी विषय या प्रस्ताव को जनता द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, तब राजनीतिक भ्रष्टाचार कम होगा, शक्ति का दुरुपयोग बहुत ही कम होगा। तो ये दो तरीके थे जिससे राजनीतिक सहभागिता बढ़ाई जा सकती है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है या शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखते हैं हम राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण है। कौन से दृष्टिकोण है जो राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। पहला है, राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है या उन्हें बढ़ावा देती है। राजनीतिक सहभागिता स्वयं एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है। लोग राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले यह हिसाब लगाते हैं कि इसमें उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना फायदा होगा, वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कितने समर्थ सिद्ध होंगे। तो पहला दृष्टिकोण है कि राजनीतिक सहभागिता के द्वारा जब व्यक्ति राजनीति से जुड़ता है तो उसका स्वयं के हितों की रक्षा वह कर पाता है। दूसरा, सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को बढ़ाती है। जो राजनीतिक सहभागिता होती है वे व्यक्ति के सामान्य रूप से जो नैतिक विचार होते हैं, सामाजिक जो विचार होते हैं, राजनीतिक जो विचार होते हैं, उसके प्रति उसकी जागरूकता, सजगता को बढ़ाती है। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता को बढ़ावा देती है, आपस में जोड़कर रखती है। तो ये थे राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण। राजनीतिक सहभागिता की सीमा, कितनी सीमा तक राजनीतिक सहभागिता होनी चाहिए। अगर हम संपूर्ण रूप से सभी कार्य सभी आम नागरिकों को सौंप देंगे तो क्या ये उचित होगा? नहीं होगा। इसलिए एक सीमा होनी चाहिए जहाँ तक कि राजनीतिक सहभागिता होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनसाधारण की सहभागिता का एक सीमा तक बढ़ाना ही उपयुक्त होगा, उसके बाद वे हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक सहभागिता नागरिकों को दे देंगे तो वे एक सीमा से ज़्यादा होने पर वे राज्य के लिए, शासक के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। सार्वजनिक निर्णय, नीतियों और कार्यक्रमों के हितकर परिणाम आने में समय लगता है। कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, सबके लिए कोई निर्णय लेते हैं, तो उसका जो परिणाम आता है उसको परिणाम आने में क्या टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता। जबकि जनता क्या चाहती है कि तुरंत निर्णय हो, जादू की तरह की जादू की छड़ी घुमा दे कि तुरंत उसका परिणाम आ जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके अंतर्गत जन कल्याण के उद्देश्य से कुछ पक्षों पर बोझ डालने की ज़रूरत हो सकती है। और जब हम जन कल्याण को लेकर कोई डिसीजन लेते हैं सरकार, तो उस डिसीजन के कारण हो सकता है कि किसी समुदाय के ऊपर थोड़ा बहुत बोझ पड़े, किसी न किसी आर्थिक रूप से या और किसी रूप से, लेकिन उस आर्थिक बोझ को जन कल्याण के लिए, सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कराया जाना उचित है। जबकि जनता इस प्रकार की जब डिसीजन होता है तो उसमें भावविमुख हो जाती है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों, या हमारे ऊपर इतना आर्थिक प्रेशर क्यों पड़ रहा है, आर्थिक रूप से हमें दबाया क्यों जा रहा है। आम लोगों में इतना धैर्य और इतनी सूझबूझ नहीं होती है कि वे सब स्थितियों का सही मूल्यांकन कर सके। यदि उन्हें अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित दिया जाएगा तो वे अपनी शिकायतों और विवादों को सड़कों पर ले आएंगे और सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। अगर हम जनता को बहुत ही ज़्यादा सहभागिता दे देते हैं राजनीति के अंदर, तो क्या होता है कि जनता के अंदर बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ नहीं होती, उनमें इतना धैर्य नहीं होता। वे कोई भी डिसीजन को लेकर आपस में लड़ाई कर सकते हैं और लड़ाइयों को वो सड़कों पर लेकर आ सकते हैं और आपस में लड़ना प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सहभागिता एक सीमा तक ही होना उचित है। जब लोग जोश में आकर बाहर निकल पड़ते हैं तो उन्हें यह समझना कठिन होता है कि उन्हें कहाँ पर रुक जाना चाहिए। इसका परिणाम होता है कि आए दिन जल्द से जुलूस, नारेबाजी, रैलियाँ, प्रदर्शन, हड़तालें, धरने और घेराव, बिजली पानी और बसों को बंद करने की धमकियाँ, रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन, मारपीट, पथराव,
तथा सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं जनता करती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं जनता द्वारा, एक भीड़ के द्वारा की जाती है, तो वो क्या होता है कि उनके अंदर इतनी सूझबूझ नहीं होती है कि वो सभी परिस्थितियों को समझ ले। और अगर हम इन्हीं के हाथ में सभी प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति दे देंगे, इतनी सहभागिता बढ़ा देंगे, तो ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। इन हालातों में जो कोई भीड़ इकट्ठी कर सकता हो, भीड़ को जिस दिशा में चाहे ले जा सकता हो, वह अपनी अनुचित मांगों को भी मनवा लेगा। और अगर इतनी सहभागिता बढ़ा देंगे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भीड़ इकट्ठी कर सकता है, भीड़ को आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर सकता है, वह अपनी मनमान्य मांगे मनवा लेता है, जो कि अनुचित है। और जो शांत संयत तरीके से अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और जो नागरिक शांति से कार्य करते हैं, उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है। एक सीमा तक ही राजनीतिक सहभागिता हो, उसी से ही राजनीतिक व्यवस्था में सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक सीमा से ज़्यादा जब राजनीतिक सहभागिता प्राप्त होती है व्यक्तियों को, तो वे राजनीतिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम राजनीति विज्ञान की एक नई अवधारणा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।